हेलो प्यारे साथियों, हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में नागरिक शास्त्र विषय के 8वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले प्रैक्टिस सेट की भांति इस 8वें प्रैक्टिस सेट में भी हमने लगभग 65 प्रश्नों का श्रृंखला रखा है और उम्मीद करता हूं साथियों कि ये प्रश्न आपको बेहद पसंद आए। तो इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे की पूरक बताया है? लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर, मैकियावेली, डी टॉकविल। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकाइवर, यानी मैकाइवर ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है। अगला प्रश्न है, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है? 1 है राम मनोहर लोहिया, 2 है जयप्रकाश नारायण, 3 है महात्मा गांधी, 4 है भीमराव अंबेडकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, यानी दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा जयप्रकाश नारायण की है। दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा जयप्रकाश नारायण की है। 3 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता, यह कथन किसका है? 1 है ब्राइस, 2 है लास्की, 3 है गार्नर, 4 है मैक्स वेबर। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्राइस, यानी राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता, यह कथन ब्राइस का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? 1 है दास कैपिटल, 2 है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 3 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और 4 है वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। तो साथियों अगर दास कैपिटल की बात की जाए तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की जाए तो ये भी क्या है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो ये भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अब ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक न होकर, यानी यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक न होकर किसकी है? हेराल्ड लास्की की है। हेराल्ड लास्की, यानी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वह हेराल्ड लास्की की पुस्तक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया? 1 है एंगिल्स, 2 है हेगल, 3 है आवेल और 4 है रिकार्डो। तो साथियों इसका राइट आंसर है हेगल, यानी मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हेगल से लिया था। अगला प्रश्न है, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? 1 है मैक्सी, 2 है सेवाइन, 3 है कार्ल पॉपर और 4 है ओक्साट। तो साथियों इसका राइट आंसर है सेवाइन, यानी सेवाइन ये कहता है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। अगला प्रश्न है, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? 1 है रूसो, 2 है कांट, 3 है लॉक, 4 है बोदा। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉक, यानी लॉक जो है वह सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक था, सीमित सरकार का। अगला प्रश्न है, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? 1 है टी.एच. ग्रीन, 2 है बोसांके, 3 है अर्नोल्ड टॉयनबी और 4 है जे.एस. मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है टी.एच. ग्रीन, यानी टी.एच. ग्रीन ने की पुस्तक है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगला प्रश्न है, कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद किया है, यह कथन किसका है? 1 है रसेल, 2 है रूसो, 3 है गांधी और 4 है अंबेडकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो, यानी रूसो ने यह कहा है कि कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद किया है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? एक है अमेरिका, दो है इंग्लैंड, तीन है पाकिस्तान, चार है भारत। तो साथियों इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। लोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। एक है फ्रांस, दो है चीन, तीन है जापान और चार है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, अध्यादेशात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेवार होते हैं? एक है राष्ट्रपति के प्रति, दो है व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, तीन है सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, चार है मतदाताओं के प्रति। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति, यानी अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं या जिम्मेवार होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है? यह है संसद द्वारा, दो है संविधान द्वारा, तीन है बहुमत के निर्णय से राज्य द्वारा और चार है केंद्र सरकार द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है संविधान द्वारा, यानी संविधान द्वारा एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालय की विस्तृत व्यवस्था है? एक है फ्रांस, दो है ब्रिटेन, तीन है अमेरिका और चार है स्विट्जरलैंड। तो साथियों इसका राइट आंसर है फ्रांस, यानी फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? एक है स्विट्जरलैंड, दो है ब्रिटिश, तीन है भारतीय और चार है जर्मन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश संविधान जो है विकसित संविधान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है? एक है जर्मनी में, दो है फ्रांस में, तीन है इंग्लैंड में, चार है फाइनर में। तो साथियों इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में, यानी वर्तमान समय में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित है। अगला प्रश्न है, युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस प्रकार मातृत्व महिलाओं के लिए, यह कथन किसका है? युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस तरह मातृत्व महिलाओं के लिए, यह कथन किसका है? एक है हिटलर, दो है मुसोलिनी, तीन है लेनिन और चार है माओ। तो साथियों इसका राइट आंसर है मुसोलिनी, यानी मुसोलिनी ने कहा है कि युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस प्रकार मातृत्व महिलाओं के लिए है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा कब की गई थी? एक है दिसंबर 1948 में, दो है दिसंबर 1947 में, तीन है दिसंबर 1949 में और चार है दिसंबर 1950 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है दिसंबर 1948 में, यानी दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। दिसंबर कितना दिसंबर? तो साथियों 10 दिसंबर 1948। किसने निरंकुश राजतंत्र का पक्ष समर्थन किया है? एक है हाब्स, दो है लॉक, तीन है ग्रीन और चार है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है हाब्स, यानी हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का पक्ष समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो साथियों इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी यह संयुक्त राष्ट्र सभा का मुख्य अंग नहीं है। बकिया जो है महासभा ये भी है,
सुरक्षा परिषद भी है, न्याय परिषद भी है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। 1 है AK अय्यर, 2 है हृदयनाथ कुंजरू, 3 है HB कामत और 4 है KT शाह। तो साथियों इसका राइट आंसर है KT शाह। यानी KT शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता प्राकृतिक, अप्राकृतिक और अवांछनीय धारणा है। 1 है सुकरात, 2 है प्लेटो, 3 है अरस्तु, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु। यानी अरस्तु के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है। अगला प्रश्न है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने परिष्कृत किया। 1 है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, 2 है कार्ल मार्क्स एवं एंजिल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, 3 है एंजिल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, और 4 है लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में। यानी लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में कहा था कि श्रमिकों की तानाशाही के लेनिन ने स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया था। अगला प्रश्न है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं। कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य के द्वारा नियोजन हो। अगला प्रश्न है, दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत आधारित है बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, प्रेम के सिद्धांत पर। तो साथियों इसका राइट आंसर है बदले के सिद्धांत पर। यानी दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत जो है बदले के सिद्धांत पर है, यानी बदलाव के सिद्धांत पर, बदलाव के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बदले के सिद्धांत पर। 26 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति धर्म लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो साथियों इसका राइट आंसर है सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति रंग धर्म लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। यानी सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति रंग धर्म लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अभिजात का सिद्धांत पैरेटो, ये तो सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग, ये भी सही है। उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, यह गलत है साथियों। और संविदा सिद्धांत रूसो, ये भी सही है। यानी हमारा राइट आंसर है सी उदारवादी सिद्धांत प्लेटो उदारवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाएगा पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था, सौदेबाजी की संघ व्यवस्था। तो साथियों इसका राइट आंसर है सहकारी संघ व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। वे निरपेक्ष एवं
पर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों के लिए हैं, वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्णतया समान हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं करती। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में यह तथ्य सही है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी 1955 में, 1948 में, 1952 में, 1951 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1955 में। यानी राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना समाजवादी दल की स्थापना 1955 में किए थे। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, उक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है उक्त सभी। यानी मार्क्सवाद जो है न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। यानी उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। 1 है स्वदेशी आंदोलन, 2 है होम रूल आंदोलन, 3 है असहयोग आंदोलन, 4 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें व्यापक पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। होम रूल आंदोलन की बात की जाए तो होम रूल आंदोलन जो है वह 1916 में प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 6 जुलाई 1930 को शुरू हुआ था, 1930 को। तो हमारा क्रम हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 के क्रम में हमारा एक जो आंसर है वो राइट है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर है। 1 है मौलिक अधिकार द्वारा राज्य नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। 2 है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक है। 3 है मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए है, जबकि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। 4 है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार द्वारा राज्य नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न है, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होंगी। 1 है अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। यानी लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट है कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, कल्याणकारी राज्य का उदय। तो साथियों इसका राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य का उदय। यानी आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है पंचायती राज का ये स्थापना। यानी भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज की स्थापना को इंगित करता है। अगला प्रश्न है,
भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। ये दो अधिकार हैं, ये दो अधिकार थे। एक है विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, दो है संघ से अलग हो सकना, तीन है अलग सेना रखना और चार है किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। तो साथियों, पूर्व सोवियत संविधान ने संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। ये दो अधिकार हैं, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग हो सकना। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क और ख। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायतन करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्य के बीच विवाद का होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायतन करना। यानी भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय पंचायतन करती है। यानी उसकी केंद्र और राज्य जब विवाद होता है, केंद्र और राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। यानी पंचायत जिसको बोला जाता है ग्रामीण भाषा में पंचायत करती है, यानी उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। यानी राज्यसभा का सभापति जो है संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। एक है समता का अधिकार, दो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों, इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। एक है संविधान के संरक्षक की भूमिका में, दो है सलाहकार की भूमिका में, तीन है देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी की भूमिका में और चार है अपने रिक्त अधिकार में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सलाहकार की भूमिका में। यानी भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च न्यायालय से सलाहकार की भूमिका में भिन्न है। अगला प्रश्न है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। यह जिन न्यायपालिका के विषय में है वह है, एक है भारत में, दो है इंग्लैंड में, तीन है संयुक्त राज्य अमेरिका में और चार है चीन में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग किनके बीच के संबंधों को पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया है। एक है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दो है विधानमंडल और कार्यपालिका, तीन है कार्यपालिका और न्यायपालिका, चार है केंद्र और राज्य। तो साथियों, इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्य। यानी सरकारीय आयोग जो है वह केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, जब तक शासन दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन है कौटिल्य का, कार्ल मार्क्स का, अरस्तू का, प्लेटो का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है प्लेटो का। यानी जब तक शासन दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन प्लेटो का है।
भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? एक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दो है जयप्रकाश नारायण, तीन है मोरारजी देसाई, चार है भीमराव अंबेडकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारतवर्ष, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। तो साथियों इसका राइट आंसर है चीन में, यानी चीन में एक दलीय पद्धति की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है? एक है 44वां संशोधन, दो है 43वां संशोधन, तीन है 42वां संशोधन और चार है 41वां संशोधन। तो साथियों इसका राइट आंसर है 44वां संशोधन, यानी भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, निम्न में से कौन सा यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? एक है गालब्रेथ, दो है मैकफर्सन, तीन है कीन्स और चार है रूजवेल्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है गालब्रेथ। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था? इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी राज्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य, यानी इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? एक है वित्त आयोग, दो है योजना आयोग, तीन है निर्वाचन आयोग, चार है अंतर्राज्यीय परिषद। तो साथियों इसका राइट आंसर है योजना आयोग, यानी योजना आयोग जो है वो संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? मैकफर्सन, लास्की, ग्रीन, कांट। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकफर्सन, यानी मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है। अगला प्रश्न, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू करना, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है कानून को लागू करना, यानी कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका, सरकार के साथियों 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, यह कानून बनाता है, कार्यपालिका जो है कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर न्याय दिलाती है। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में एक है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, दो है संशोधन विधेयक पारित नहीं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा, तीन है लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा और चार है लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृत कर देगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक, यानी संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, यानी यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला राजनीतिक चिंतक का नाम है? एक है J.S. मिल, दो है थॉमस हेयर, तीन है डेविड ईस्टर्न और चार है लुसियन पाई। तो साथियों इसका राइट आंसर है थॉमस हेयर, यानी एकल संक्रमणीय मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वह थॉमस हेयर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने
को प्रतिबंधित किया गया है? भारत संघ में से किसी राज्य को पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? एक है संविधान 16 संशोधन अधिनियम 1963, 2 है संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा, 3 है संविधान 29वां संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा, संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। यानी संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जाता है किसके अनुसार? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? एक है उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। 2 है वो अपने कर्तव्यों का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त हो। ये भी गलत है। यानी सही कौन सा है? उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है, अधिकार होगा। 58 नंबर का प्रश्न है, राज्य व्यवस्था पार्टी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय दिया जाता है? एक है सिसरो को, 2 है प्लेटो को, 3 है पोलिबियस को और 4 है अरस्तु को। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु को। यानी राज्य व्यवस्था पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है, यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? एक है ब्रिटेन में, 2 है फ्रांस में, 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका में, 4 है चीन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है फ्रांस में। यानी फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण किया गया है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी चिंतक था? एक है सीबी मैकफर्सन, 2 है कार्ल जे पॉपर, 3 है जॉन रॉल्स और 4 है एलटी हाबहाउस। तो साथियों इसका राइट आंसर है कार्ल जे पॉपर। यानी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी चिंतक कार्ल पॉपर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? एक है राज्य सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, 2 है संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, 3 है राज्य सरकार, विधियां, राज्य, समाज और राजनीतिक दल, 4 है राज्य, मूल सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य, मूल्य सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। यानी राजनीतिक विज्ञान विषय क्षेत्र को परिभाषित जो करते हैं वो राज्य, मूल्य सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं? एक है एच.के. लास्की, 2 है आर.एम. मैकाइवर, 3 है बार्कर और 4 है एस.एम. लिपसेट। तो साथियों इसका राइट आंसर है बार्कर। यानी बार्कर
एक कथन बारकर का है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करती है। यह बारकर का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधि के संसाधन से घनिष्ठ संबंध रखता है? कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? एक है सैनिक विधि मार्शल लॉ, 2 है न्यायिक सर्वोच्चता, 3 है संविधानवाद, 4 है शक्ति पृथक्करण। तो साथियों इसका राइट आंसर है संविधानवाद, यानी संविधानवाद जो है विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया है? यूके, भारत, यूएसके, चीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है भारत, यानी निम्न देशों में किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया हुआ देश है भारत। आज का 65वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, जनमत का वास्तविक अर्थ है? तर्क पर आधारित मत, बहुमत का मत, तीसरा वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, और 4 है सर्वसंबंधित पक्षों का मत। तो साथियों इसका राइट आंसर है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, यानी जनमत का वास्तविक अर्थ है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का 8वां प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह प्रश्न जो हैं आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों अगर ये जो प्रश्न है जो आपको लोगों के समक्ष रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से जाता है, अगर वह प्रश्न आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों से पुनः विदा लेते हैं और कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए श्रृंखला के साथ आप लोगों से पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।